Okay. In the bone marrow, hematopoietic stem cells are there. These cells are multipotent. का मतलब इन सेल से कई तरह के सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर के बनेंगे, बन सकते हैं, और ये खुद को रिन्यू भी करते रहता है। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, बेसिकली दीज आर स्टेम सेल्स। स्टेम सेल का भी पोटेंसी जो है, कोई स्टेम सेल टोटीपोटेंट होते हैं, फिर प्लूरीपोटेंट होते हैं, मल्टीपोटेंट होते हैं, ओलिगोपोटेंट होते हैं, उसके बाद बायपोटेंट, यूनिपोटेंट, ऐसे करके पढ़ोगे आगे। दीज आर मल्टीपोटेंट। सो इसी से आपके WBC सब डिराइव हो रहे हैं, RBC भी बन रहे हैं और प्लेटिलेट्स भी बन रहे हैं इसी से। आगे चल के इसमें डिफरेंशिएशन होता है। माइलॉइड प्रिकर्सर लाइन अलग हो गया, लिम्फॉइड प्रिकर्सर सेल्स अलग हो गया। लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल बोलते हैं और माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स। माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल से RBC, प्लेटिलेट, ये सब बने। न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, ये सब बनते हैं माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स। और लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल से नेचुरल किलर सेल, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, ये सब बनते हैं। बोन मैरो में चल रहा है प्रक्रिया। तो अगर क्यों यहाँ आगे अनीमिया से एप्लास्टिक एनीमिया, अगर इस पाथवे में प्रॉब्लम हो जाए, ये डिफरेंशिएशन में, माइलॉइड प्रिकर्सर, माइलॉइड प्रोजेनाइटर lineage में, and it is not developing, giving rise to even reticulocytes, then that condition is called as aplastic anemia। और इसका ये बहुत ही भयंकर कंडीशन है, लीथल है। अब तो खून बन, सुने होंगे, खून बनना बंद हो गया। खून बनना बंद हो गया मीन्स एप्लास्टिक एनीमिया, बार बार खून चलाना पड़ेगा। अंदर में बॉडी में खून नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि खून बनना सतत प्रक्रिया, रोज बनते रहता है, हमेशा बनते रहता है, दिन रात 24 घंटा, सोते उठते बैठते। डेली मिलियंस ऑफ सेल्स आर एडिंग in the new cells are adding in the circulation, which are coming out from bone marrow and entering in the circulation, and millions are dying daily। RBC का लाइफ होता है 120 days। Millions of RBCs are dying daily, millions and billions are producing daily। बैलेंस बना हुआ है। पीछे से सप्लाई बंद हो गया, प्लास्टिक एनीमिया हो गया, बनना ही बंद हो गया, RBC धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऊपर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऊपर से लेना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। तो इसका इलाज पहले नहीं था, अब आजकल मेडिकल साइंस तरक्की कर गया है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, हैप्लोटाइप मैच करा के। इवन फादर और मदर का भी हैप्लोटाइप मिसमैच हो सकता है, रिजेक्ट कर देगा वो, उसका बॉडी। हैप्लोटाइप मैचिंग होना चाहिए। सब अभी आप नहीं समझोगे, आगे की क्लास में। अगर हैप्लोटाइप मैच कर जाता तभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, किडनी, लीवर, नहीं तो बॉडी रिजेक्ट कर देगा उसको फॉरेन मान के। हैप्लोटाइप करके इसको ट्रांसफर मैच कर गया, मान लो बाय लक उसका किसी बहन भाई से मैच कर गया, उसके अगर वो विलिंग है देने के लिए हैप्लोटाइप मैच करने के बाद, तो ही कैन गिव, और ये क्योर्ड हो जाएगा। एप्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, होता है आपका डिफिशियंसी की वजह से, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी। अभी फोलिक एसिड पढ़ा है, फोलिक एसिड और B12 दोनों की डिफिशियंसी। क्यों? क्योंकि माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल के लिनिएज में जब वो कॉमन माइलॉइड से डिफरेंशिएट किया, तो लिनिएज में चल रहा है, न्यूट्रोफिल्स बन रहा है एक लिनिएज से, एक से बेसोफिल बन रहा है, एक से लिनिएज से इस्नोफिल बन रहा है, एक लिनिएज से बन रहे हैं रेटिकुलोसाइट्स। These reticulocytes are nucleated सेल है, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब है।
ये डिफ्रेंशिएट करके बनेगा आपका। बेसिकली रेटिकुलोसाइट्स आर यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। एक ही तरह के सेल में ये परिणत हो सकता है। डिफ्रेंशिएशन होगा, डीन्यूक्लिएशन हो गया, देन इट विल गिव राइज टू इन्यूक्लिएटेड आरबीसी। न्यूक्लियस हट गया, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में पूरा हीमोग्लोबिन पैक होगा, इसलिए न्यूक्लियस को हटाया गया कि आरबीसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन पैक हो सके। और इस डिफरेंशिएशन प्रक्रिया में विटामिन B12 फोलिक एसिड आर नेसेसरी। ये नहीं होगा तो रेटिकुलोसाइट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द मैच्योर आरबीसी, ये हैम्पर हो गया। तो सर्कुलेशन में यू विल सी बड़े बड़े सेल, क्योंकि रेटिकुलोसाइट्स बड़ा होता है, वॉल्यूम बड़ा है, उस बड़े वॉल्यूम के अंदर न्यूक्लियस भी बड़ा है। और आरबीसी का साइज ऐसा होना चाहिए कि माइक्रोवेस्कुलेचर को में अटके नहीं, क्रॉस कर जाए। कैपिलरी का डायमीटर, जो स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द कैपिलरी इज लिटिल above than diameter of the normal RBC, little above. So at a time in the capillary diameter, one RBC can pass. Smallest जो है कैपिलरी, तो आरबीसी का ये डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो गया, रेटिकुलोसाइट अच्छे से आरबीसी नहीं बना, ये हो गए, ये रह गए बड़े बड़े सेल। बड़े बड़े सेल और बड़ा सेल होने से इसके अंदर न्यूक्लियस हीमोग्लोबिन की पैकिंग नहीं हुआ, तो हो गई ऊंची दुकान फीकी पकवान वाली बात। कहाँ चला गया स्क्रीन? ये बड़ा सेल है लेकिन हीमोग्लोबिन है नहीं, और ये बड़ा सेल इट विल ब्लॉक द माइक्रोवेस्कुलेचर, उस ऑर्गन का ऑक्सीजन सप्लाई अफेक्ट हो जाएगा। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में मेनी टाइम्स इट रिमेन अनडायग्नोज्ड। सबसे पहले टंग जो है वो हो जाता है सॉफ्ट टंग। सॉफ्ट टंग का मतलब होता है दिस इज ए फ्रेज व्हिच मींस दैट द टेस्ट विल गो, टेस्ट चला जाता है धीरे धीरे। इवन मिर्ची भी इसको तीखी नहीं लगेगी, ये 3-4 मिर्ची खा जाएगा आराम से, और दूसरा बगल वाला आश्चर्य करेगा, उसका बहादुरी मानेगा, वाह तो बहुत मिर्ची खा सकते हो सकता है उसको विटामिन B12 डिफिशियंसी हो, सॉफ्ट टंग हो, खून की कमी हुई सो अलग, ऑक्सीजन की कमी हुई सो अलग, ये एक्स्ट्रा है उसको। सेकेंड, नर्व सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी इम्पेयर होने लगता है, because cobalamin is required for the nervous system too. It is required by the nerves too. Okay, तो nervous system even forgetfulness, भूलने लगेगा वो आदमी। प्रेगनेंसी के दौरान अगर इसकी कमी हो गई फोलिक एसिड की, तो बर्थ डिफेक्ट्स, मिटा दो इसको स्टूडेंट्स। Yes, sir. बर्थ डिफेक्ट्स, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, बर्थ डिफेक्ट्स, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, मेमोरी लॉस, बर्थ डिफेक्ट में और आपका ये बहुत सारा ये हो गया बीमारी, इससे समझे ना, बहुत सारा नहीं, ये एनीमिया हो गया, एनीमिया तो और कई सारी बीमारियों को जन्म दे, इससे होंगी, इससे रिलेटेड होंगी। नर्वस सिस्टम में आ गया डिफेक्ट, नर्वस सिस्टम उसका अफेक्ट हो जाएगा। और जिस
ऑर्गन को, ये माइक्रोवेस्कुलेचर जो है वहां पर एक नॉर्मल आरबीसी पास कर सकता है, बट मेगालोब्लास्टिक अटक जाएगा। तो द ऑक्सीजन सप्लाई इज ऑल्सो अफेक्टेड टू द ऑर्गन। तो डिपेंड करेगा किस ऑर्गन पर अफेक्ट, या पूरे बॉडी में इन जनरल अफेक्ट होगा इसका। ओके, ये मिलता कहाँ है विटामिन B9? बहुत जरूरी है इसका सोर्स। ग्रीन leafy vegetable, bread, cereal, whole grain cereal, liver, fruits। सर सोर्स तो बता दिए थे आप। हाँ सोर्स बता दिए थे, हाँ ये सोर्स बता दिए। अरे नींद आ रही है एक्चुअली, इसीलिए मुझे दिक्कत हो रहा है। लीवर, किडनी, सॉरी सॉरी, लीवर, किडनी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, ईस्ट, ये सब होता है, ठीक है। और अब क्या रह गया इसमें? डिजीज बता ही दिए, सोर्स बता दिए, फंक्शन हो गया, डेफिशिएंसी। B9 इज ओवर। यस सर। नेक्स्ट वन इज बी कॉम्प्लेक्स का आठवां और लास्ट। कोबालामिन। यस, विटामिन B12, कोबालामिन्स। कोबालामिन्स भी जो है चार तरह के एक्चुअली। नंबर वन, ये विटामिन्स हो गए, इसके साथ विटामिन B12, साइनोकोबालामिन, हाइड्रोक्सोकोबालामिन, मिथाइल कोबालामिन, मल्टीविटामिन का सिटी में देखना लिखा होगा, मिथाइल कोबालामिन, साइनोकोबालामिन। एक होता है एडिनोसाइल कोबालामिन। ये हो गए विटामिन्स, विटामिन B12 के। और विटामिन B12 गट में, इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज होता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहां से भी आपको इसकी सप्लाई पूर्ति होती है। ओके, और विटामिन B12 लीवर में भी स्टोर होता है आपके। एक बार लीवर में विटामिन B12 अच्छा से भर गया विद द फुल कैपेसिटी, इट कैन लास्ट फॉर 5 years। 5 साल तक विटामिन B12 डेफिशिएंट डाइट में रहेगा पर्सन, तो भी B12 का उसका सप्लाई पूरा होता रहेगा, क्योंकि लीवर में स्टोर्ड है। उसके बाद B12 वो लीवर से डिप्लीट होगा, देन डेफिशिएंसी विल अपीयर। कितना सारा मौका है उसको लेने का। तो विटामिन, इसीलिए विटामिन B12 डिफिशियंसी इज रेयर, कम देखने को मिलता है। तो ये भी, इसके भी डिफिशियंसी से सिम्टम जो है आपके विटामिन B12 आपका ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इससे भी होता है। अभी बताया था उस स्टेप में फोलिक एसिड एंड B12 both are required in the maturation of RBC and differentiation of RBC। रेटिकुलोसाइट से RBC बना, इसमें भी बीमारी में लिख देना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया।
ठीक है? फंक्शन इसका नहीं भी होता है। फंक्शन में लिखोगे कि इन्वॉल्व इन, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड सर। यस यस यस, सिंथेसिस 1 कार्बन ट्रांसफर कर रहा है आपका, 1 कार्बन ट्रांसफर फोलेट भी कर रहा है, ये भी कर रहा है 1 कार्बन ट्रांसफर। It is required in, therefore it is required in DNA metabolism. Cell division. And growth. Red blood cell formation. इसको अलग में लिख लेना, आरबीसी फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Then maintenance, for the maintenance of central nervous system. फोर्थ हो गया इसका आपका एनिमल सोर्स से ये प्राप्त होता है आपको, प्लांट से नहीं मिलते हैं, B12 एनिमल सोर्स से मिलता है। लीवर, मीट, एग, फिश, यही सब मतलब। यस, लीवर, लीवर तो कॉमन है, सब में डाल दो, लीवर, किडनी, रेड मीट, दूध दही में होता है, कर्ड, दूध में नहीं दही में, समझे क्यों? दूध में जो न्यूट्रिएंट नहीं है दही में कहाँ से आ गया, कहाँ से पैदा हो गया दही में, बताइए। सर वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फॉर्म किया है। यस, लैक्टोबैसिलस ने बनाया B12। एग्स, even in the fish, हनी से B12 होता है। लेकिन B12 का रिक्वायरमेंट अगर कोई वेजिटेरियन है आपका कैसे वो खाएगा, रोज उसको, उसके लिए तो सिर्फ एक ही चॉइस बच गया, कर्ड, और क्या खाएगा वेजिटेरियन इसको, तो फिर उसको B12 सर भी। साउंड बहुत स्लो हो गई है। अच्छा अभी आ रहा है आवाज, मेरे को बीच बीच में झपकी आ यस सर। रही है, अभी आ रहा है आवाज, यस सर। बस एक लास्ट यस सर। विटामिन सी लास्ट रह गया है B12 के बाद, ठीक है ना। तो कर्ड जो है सो वेजिटेरियन आदमी के लिए ऑप्शन बच गया सिर्फ दही खाने का। तो सोचो उसके साथ अन्याय हो रहा है फिर, और दही भी वो खाएगा तो ज्यादा खाएगा दही, पर्टिकुलर एज के बाद दही भी नुकसान करता है, ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म करेंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल, दही, सारे डेयरी प्रोडक्ट, सिर्फ दही ही नहीं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब तो इनको मदद कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उनके गट में रह रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं B12, और उनके लीवर में जमा हो रहा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे इंटेस्टाइन में रहना कितना जरूरी है,
ये आप समझ गए। ना ही सिर्फ विटामिन B12, दे आर सिंथेसाइजिंग बायोटिन, नियासिन। ओके, नियासिन और बायोटिन का तो और भी सारा ऑप्शन है, B12 का बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। ओके, किसी को मार के खाना पड़ेगा इसमें, हनी छीनना पड़ेगा हमको हनी बी से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं B12। कोई पर्सन अगर को एंटीबायोटिक अब्यूज पर है, अगर मान लो एंटीबायोटिक अब्यूज करता है, यानी ओवर द काउंटर वो एंटीबायोटिक खाता है और बार बार खाता है, कुछ हुआ माथा में दर्द है, कोई कहे ओ बैक्टीरियल है वायरल है, गया एक एंटीबायोटिक खा लिया, एक टेबलेट, बस एक टेबलेट खाया और सोच गया कि एक टेबलेट खा लिया हम ठीक हो गया। ये सब एंटीबायोटिक यूज है, अब्यूज है, और लगातार वो ऐसे करेगा। एंटीबायोटिक को लिया जाता है डोज में, और वो पूरा क्लिनिकल ट्रायल से साबित हुआ है, सिद्ध हुआ है, रिसर्च हो गया कि इतना मिलीग्राम डोज या इतना ग्राम डोज, इतना 100 माइक्रोग्राम डोज, ग्राम में तो बहुत कम दवाई होता है, मिलीग्राम होता है, ग्राम डोज पड़ेगा तो कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, और दैट इज वो एंटीबायोटिक इफेक्टिवली बैक्टीरिया को किल करेंगे। लेकिन एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया को किल करेगा, आपके गट में भी बैक्टीरिया है, फ्रेंडली बैक्टीरिया, उसको भी किल कर देगा। जो एंटीबायोटिक अब्यूज करेंगे, एंटीबायोटिक खाने से वो भी किल होते हैं, अब्यूज जो नहीं कर रहे हैं उनमें भी किल हो मर रहे हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इसीलिए साइड इफेक्ट भी आ रहा है। लेकिन उनमें से कंप्लीट किलिंग नहीं हो रहा है, उनमें से कुछ जो बच जा रहे हैं थोड़े से उनके बच्चे, वो फिर प्रोजेनी बना दे रहे हैं। लेकिन जो हैवी एंटीबायोटिक डोज पर है, डेली खा रहा है, कोई बिना मतलब के खा रहा है बार बार, कुछ कुछ गैप अपने मनमाना अंदाज से, ये बैक्टीरिया का पॉपुलेशन जो है डिप्लीट कर जाता है, कम हो जाता है, डिप्लीट कर गया, वो तो खाते जा रहा है, कम कंप्लीटली नाश नहीं हुआ, कम हो गया। जो नया बड़ा पॉपुलेशन से छोटा पॉपुलेशन हो गया उसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन योर बॉडी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके बॉडी में जितने सेल नहीं है उससे कहीं ज्यादा संख्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है जो आपके बॉडी में रह रहे हैं। एक तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपका सिग्नेचर है। हर इंडिविजुअल के अंदर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, अलग अलग कंपोजिशन में। तो एक तरह का बैक्टीरिया नहीं है, कई तरह के बैक्टीरिया हैं और अलग अलग कंपोजिशन में है। तो हर आदमी का अपना एक मॉलिक्यूलर, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल पर सिग्नेचर है, तो समझ लो। आगे फ्यूचर में ये यूटिलाइज हो सकता है। अगर इस पॉपुलेशन को खत्म कर दिया या कम कर दिया तो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी सीन ऑन द पर्सन हेल्थ। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. B12 हो गया। अब नेक्स्ट इज विटामिन बी। आपके बी कॉम्प्लेक्स के खत्म हो गए यहाँ पर। विटामिन 8 हो गया, देखिए बी कॉम्प्लेक्स में टोटल हम बता रहे थे कि 13 पढ़ेंगे। जोड़ लीजिए, ये 8 ये है, प्लस ए फैट सॉल्युबल A, D, E और K, 4, 8 4 12 हो गए, 12 हम लोग पढ़ लिए। एक बाकी है विटामिन C 13वां।
विटामिन सी। इसका केमिकल नाम बताइए स्टूडेंट। एस्कॉर्बिक एसिड। ascorbic acid sir. कोई दूसरा विटामिन नहीं है इसका, वाटर सोल्यूबल है। ओके, इसका फंक्शन आपका एंटीऑक्सीडेंट, एसिड इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। यस एंटीऑक्सीडेंट। कोलेजन सिंथेसिस। Collagen is important protein in the connective tissue. Collagen के synthesis में ascorbic acid is required. Okay, students, समझ में आ रहा है? Yes sir. फिर आपका बेसिकली ये because it is antioxidant, it is helping in collagen synthesis. Because of this, collagen synthesis may involved है, ठीक है? So vitamin C is involved in tissue engineering too. टिश्यू इंजीनियरिंग से मतलब है किसी को कट हुआ यहाँ पर बॉडी में सरफेस पर, वहां पर जख्म बन गया, कुछ टिश्यू वहां से रिप्लेस हो गए, टूट गए, कट के निकले, डिस्प्लेस हुए। अब वहां पर हीलिंग प्रोसेस शुरू हुआ। और क्या करेगा, उस गड्ढे को भरेगा। वहां पर जो टिश्यू नहीं था उस नया टिश्यू बनाएगा फिर से। कोलेजन फाइबर हट गए, नया कोलेजन फाइबर्स बनेंगे, कनेक्टिव टिश्यू नया बनेगा, एपिथेलियल टिश्यू नया बनेगा। तो दिस इज टिश्यू इंजीनियरिंग done by your body after the injury for the healing of the wound. ठीक है ना? तो कोलेजन सिंथेसिस में इट इज रिक्वायर्ड, सो टिश्यू इंजीनियरिंग। जब विटामिन सी की कमी होगी तो घाव जल्दी भरेगा नहीं, सूखेगा नहीं, हील नहीं करेगा, इसलिए इस कर भी जो फट जाता है वो जल्दी सूखता नहीं है जब तक विटामिन बी सी की डिफिशियंसी रहती है तब तक। So as it is involved in collagen synthesis and because it is involved in collagen synthesis, so it is helping in the wound wound healing, घाव के भरने में। You have said the antibody formation, so it is improving immune system. It improves immune system, innate immune system or acquired immune system. Okay? दो पार्ट है, तो acquired immune system में ascorbic acid, अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस में भी this is required. As well as ascorbic acid also helps in iron absorption. विटामिन सी की बहुत ज्यादा कमी अगर हो गई लंबे समय तक,
आयरन का जो लीवर में आयरन भी जमा होता है, आयरन का सोर्स खत्म हो गया जमा, और विटामिन सी का डेफिशिएंसी लंबे समय से मान लो चल रहा है, पर्सन जो है एजेड हो जाएगा, बहुत चल रहा है, तो आयरन का उसमें डेफिशिएंसी हो जाएगा उस पर्सन को। आयरन का डिफिशियंसी होगा तो फिर अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया भी लिख सकते हैं, पर्नीशियस अनीमिया होगा। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। यस Yes, sir. इससे होने वाली जो बीमारियां हैं बताया, ही अनीमिया हो गया, बोल देते हैं हम लिखेंगे, अनीमिया हो गया, ओके, डिप्रेस इम्यून सिस्टम, Scurvy. स्कर्वी, स्कर्वी सर। हाँ स्कर्वी, बोन जो है सो वीक हो जाते हैं, कार्टिलेज वीक हो जाते हैं, ठीक है, मसल डिजेनरेट कर जाता है विटामिन सी की डिफिशियंसी। और एक बीमारी है उसका नाम है स्कर्वी, ये होता है। स्कर्वी में भी यही सब सिम्टम आते हैं, वीकनेस हो जाता है, पर्सन यूज्ड टू फील टायर्ड, हाथ और पैर में सूजन हो जाती है, ठीक है, ओरल म्यूकोसा में चेंजेज आ जाते हैं, उससे ब्लीडिंग होने लगती है ओरल म्यूकोसा से। अगर विटामिन सी ज्यादा ले लिया तो हाइपर विटामिनोसिस हुआ इसका तो हालांकि यूरिन में पास आउट कर जाएगा, लेकिन यूरिन में पास आउट करने के लिए थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर होना चाहिए। जैसे शुगर है, एग्जाम्पल से समझिए, शुगर है, किडनी थ्रेशोल्ड है 180, यानी ब्लड में अगर शुगर 180 से ऊपर होगा तभी पेशाब में आएगा, ये तो नहीं आएगा। लेकिन हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन आपका 140 से ऊपर अगर शुगर है तभी कहा जा रहा है, यानी डायबिटीज 140 से ऊपर है तो डायबिटीज है। लेकिन किसी का अगर लेवल 140 से 180 के बीच में है शुगर लेवल, इस लेवल के बीच में शुगर जब तक 180 को नहीं टपेगा, किडनी थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होगा तो किडनी में वो आएगा नहीं, फिल्टर नहीं होगा। किडनी जो है इतना लेवल तक बर्दाश्त करता है शुगर का, 180 तक। ये जो है वापस ग्लूकोज तो सारा यूरिन में आ जाता है, ब्लड से जो भी फिल्ट्रेट बन रहा है यूरिन फॉर्मेशन, लेकिन ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अगर 180 से नीचे तक ग्लूकोज का लेवल है तो रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। 180 से ऊपर है तो जो ऊपर है वो छोड़ के बाकी उसके अंदर का जो है एक्स्ट्रा जो है वो छोड़ दिया और वो जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, बच जाएगा। उसी तरह इन लोगों का भी कहानी, विटामिन सी ऑल्दो इट इज वाटर सॉल्युबल, तो ये किडनी थ्रेशोल्ड लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करेगा यूरिन में आएगा। तो बहुत ज्यादा विटामिन सी खा लेगा तो यूरिन में आएगा, ओके, लेकिन रिक्वायर्ड लेवल इज लेस, तो ब्लड में हाई लेवल बना हुआ है, ओके। तो ज्यादा कुछ नहीं होता है विटामिन सी के, स्टमक पेन, डायरिया, यही सब होता है। तो विटामिन सी कहाँ मिलता है, सोर्स क्या है विटामिन सी का, स्टूडेंट्स बता सकते हैं आप लोग? सर साइट्रिक फ्रूट्स। यस, साइट्रिक फ्रूट्स। जो भी चीज जो भी चीज नहीं, जो फल खट्टा लग रहा है, मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब में विटामिन सी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लीवर में है। लीवर जो खाते होंगे, जो एनिमल लवर है, ईटर है, जो लीवर कलेजी खाने पर थोड़ा सा खट्टापन जैसा रहेगा। और आप इसमें देखिए विटामिन डी, विटामिन सी हो गया आपका,
एक चीज बोलना चाह रहे थे, भूल गए, दिमाग से निकल गया। यस, चलो कोई बात नहीं, आएगा तो। ठीक है स्टूडेंट्स, विटामिन चैप्टर इज ओवर नाउ। कोई सवाल है आपको? नो सर। विटामिन B12 का हाइपर विटामिनोसिस से कुछ नहीं होता है, ठीक है। ज्यादा विटामिन B12 जाएगा, लीवर में स्टोर होगा, और कुछ नहीं। यहाँ पर आपका विटामिन चैप्टर खत्म होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास कल आपकी होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग, सिलेबस आपने भेजा था लेकिन ओल्ड ग्रुप में भेजा था। सर रिकॉर्डिंग ऑन है।